गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम सब ने वित्तीय प्रबंध एक परिचय जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके तहत जो कोषाध्यक्ष और वित्त नियंत्रक, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर और ट्रेजरर, इन दोनों के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में पढ़ा था कि ये सीधे रूप से वित्त प्रबंधक के नियंत्रण में कामकाज देखते हैं और वित्त प्रबंधक के कार्यों में सहयोग करते हैं। तो वित्त प्रबंधकों के कार्य के बारे में पढ़ा था। अब हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो वित्त है, इस वित्त में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं, वित्तीय कार्य क्या क्या है, किनको इसमें शामिल करते हैं, और उन सब की व्याख्या अपन यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। तो वित्तीय कार्य का वित्तीय प्रबंध के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहला है विनियोजन निर्णय संबंधी कार्य, यानी इन्वेस्टमेंट करना कि पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, किन किन योजनाओं में करेंगे, चालू संपत्तियों में करेंगे या दीर्घकालीन पूंजी के लिए करेंगे, या फिर कैपिटल जो पूंजीगत संरचनाएं होती है, योजनाएं होती हैं, उनके लिए निर्णय किया जाएगा। वित्तीय निर्णय, जो अपन ने जो विनियोजन से संबंधित निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों की सुचारू ढंग से उनको संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होगी। तो वित्त की आवश्यकता किस प्रकार से अपन करेंगे, उसका पूर्वानुमान, नियोजन, आदर्श संयोगों का चुनाव, उनकी वित्त प्राप्ति की क्या क्या शर्तें होगी, उन सब का निर्धारण और वित्तीय नियंत्रण। लास्ट में लाभांश निर्णय है। अपन ने कोई भी व्यवसाय के बारे में विनियोजन से संबंधित सोचा, उसमें फिर कोषों का प्राप्ति करी, उनको कोषों का आवंटन किया, आवंटन के पश्चात लाभ हुए तो लाभों का निर्णय। तो 3 रूप से मुख्य कार्य वित्तीय कार्य से संबंधित कार्य होते हैं। आइए अब अपन विस्तार से व्याख्या करेंगे विनियोजन निर्णय। विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट अपन, चाहे कोई व्यक्ति हो समाज में या कोई व्यावसायिक संस्था हो, किसी न किसी रूप से वो विनियोग करते हैं। विनियोगों का परिणाम स्वरूप वो लाभों की जोखिम लेते हैं, क्योंकि विनियोजन में जोखिम शामिल तत्व रहता है। अब जोखिम को आप कहाँ तक बैलेंस करते हो, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेते हैं। अगर आप फ़ायदा ज़्यादा देखते हो तो उसमें काम में आपको जोखिम भी ज़्यादा रहेगी, और अगर रिस्क फैक्टर कम है तो आपको लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं और प्रॉफिट के भी आपको कम होता है। और अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो विनियोजन संबंधी निर्णय किए जाते हैं। कोई भी व्यावसायिक संस्था हो, वो लाभार्जन के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा इन उद्देश्यों को अधिकतम करने के लिए उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस संस्था का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, धन संपदा और वेल्थ यानी वो जो संपदा अधिकतम लक्ष्य है। तो इसमें वो लक्ष्य उनका रहता है संपदा को अधिकतम, नेटवर्थ उनकी कंपनी की या व्यवसाय की कैसे अधिक से अधिक की जाए, तो इस बारे में निर्णय लिए जाते हैं। तो विनियोजन निर्णय में हमें विनियोजित करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे उस संबंधी निर्णय के लिए अपने को, जैसे पूंजीगत परियोजनाओं के चयन संबंधी निर्णय, चालू संपत्ति में विनियोग निर्णय और पुनर्संरचना संबंधी निर्णय। तो विनियोग या तो अपन पूंजीगत परियोजना यानी दीर्घकालीन पूंजी आवंटन करने का जिसमें लक्ष्य हो, जिसमें अपन दीर्घकालीन विनियोग करना चाहते हैं, वो पूंजीगत परियोजनाएं कहलाती है। पूंजीगत परियोजनाओं में पूंजी व्यय का अपने पास
विश्लेषण करेंगे, कोई अपने पास अगर विकल्प आता तो विकल्प का चयन करेंगे, उनमें पूंजी किस प्रकार से लगाएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो ये कार्य शामिल होते हैं। पूंजीगत परियोजनाएं कई प्रकार की हो सकती है। जैसे आपको मान लो संस्था के लिए नई मशीन बड़े जिसमें आकार हो या लागत अधिक हो उसका क्रय करना हो, तो उसको क्रय करने संबंधी योजना हो, अपने बिल्डिंग का विस्तार करना हो। इसी प्रकार से हो सकता है अपने को मान लो आज अपना प्लांट ये लगा हुआ है, दूसरा प्लांट अपनी डिमांड ज़्यादा है वस्तु की, प्रोडक्शन जितनी डिमांड है वो उतने हिसाब से हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि आप बिल्डिंग बनाओगे, उसमें प्लांट की मशीनरी भी लगाओगे, प्लांट का विस्तार दूसरा नया प्लांट भी लगा सकते हो। तो इन परियोजनाओं के चयन के लिए अपने को पूंजी बजटन अपनाना पड़ता है। इसके लिए इसमें कई विधियाँ होती है। इसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो के आधार पर अपन विश्लेषण करेंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस अगर मान लो फेवरेबल है तो अपन क्या करेंगे, उस परियोजना को स्वीकार कर लेंगे। इसमें जैसे पे बैक पीरियड मेथड है, IRR मेथड है, NPV मेथड है। NPV अगर ज़्यादा आती है तो अपन उस परियोजना को स्वीकार कर लेंगे। IRR ज़्यादा मिलती है अपने को तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। दूसरा है चालू संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय। चालू संपत्तियों से तात्पर्य करंट एसेट्स से अपन माइनस करंट लायबिलिटी से लेते हैं, जो व्यवसाय को जो वर्किंग कैपिटल भी जिसको बोलते हैं अपन। तो करंट एसेट्स में विनियोग अर्थात जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, हैं, और दैनिक कार्य के लिए अपने को जो कोषों की आवश्यकता होती है, तो चालू संपत्ति में विनियोग संबंधी निर्णय उसमें लिए जाते हैं। तो संस्था के लिए कार्यशील पूंजी की क्या आवश्यकता होगी, किस प्रकार से उस पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए संस्था को पर्याप्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इसी प्रकार से अब कार्यशील पूंजी की मान लो इसमें भी अपने को वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाने के लिए जो परिचालन चक्र विधि है, परंपरागत अनुवाद विधि है, प्रक्षेपण चिट्ठा विधि है, इनके माध्यम से अपन या समीकरण माध्यम से अपन वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाते हैं। इसमें लास्ट है फिर पूंजीगत परियोजनाओं संबंधी निर्णय हो गया, चयन कर लिया, चालू संपत्ति में कितना अपन विनियोग करेंगे, पुनर्संरचना संबंधी निर्णय। पुनर्संरचना से तात्पर्य है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग डिसीजंस। अपना मान लो कोई मशीनरी लगाई हुई है, अब उसमें कंप्यूटर मान लो, कंप्यूटर में विंडोज 7 आई, फिर 8 आई, 10 आई, तो ये समय की नज़र को देखते हुए उसमें अपडेट करना होता है अपने को। तो ऐसे ही मशीनरियों में, व्यावसायिक संस्थाओं में और भी अन्य जो उत्पादन की इकाइयाँ हैं, संसाधन हैं, तो उनमें उनको अद्यतन करने के लिए, अपडेट करने के लिए पुनर्संरचना संबंधी निर्णय लिया जाता है कि क्या अपने को ये कौन सी निर्णय अपने लिए प्रभावी रहेगा। तो भी एक तो हो गया विनियोजन संबंधी निर्णय, जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाते हैं, तो किन क्षेत्रों में अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का अपने को क्षेत्र निर्धारित कर लिए, पूंजीगत में करना है, चालू संपत्ति के लिए कितना करना है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कितना करना है। इसके बाद में अपन डिसीजन करेंगे वित्तीय संबंधी यानी फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंस से तात्पर्य अपने को मुद्रा की व्यवस्था करना है मुख्य रूप से। तो मुद्रा की व्यवस्था करने से तात्पर्य है सबसे पहले अपन ये अनुमान लगाएंगे कि वित्तीय अनुमान, पूर्वानुमान लगाएंगे और उसका नियोजन करेंगे, कितना अपने को पैसा चाहिए, वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से होगी और उसका नियंत्रण कैसे होगा। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए एक वित्त प्रबंधक क्या करते हैं, कोई भी नया उपक्रम स्थापित हो तो उसमें विनियोग निर्णय हो गए, उसके पश्चात वो वित्तीय नियोजन करता है। तो पूर्वानुमान लगाता है कि अपने को जो पहले लगा लिए कि अपने को इस क्षेत्र में निर्णय कर लिया कि यहाँ पर अपने को
विनियोजन करना है। अब उसका विनियोजन के पश्चात उसमें पैसे की क्या अपने को कितना कोष अपने को व्यवस्था करनी होगी उस संबंधी अपने को अनुमान लगाते हैं। फिर वित्त व्यवस्था में हम देखेंगे कि अपने को कौन सी प्रतिभूतियाँ जारी कर सकते हैं। वो अंश पत्रों में अपन करेंगे, ऋण पत्र खरीदेंगे या ऋण पत्रों का विक्रय करेंगे, लोन लेंगे। तो इस प्रकार से या तो समता पूंजी होगी या ऋण पत्र होंगे या फिर टर्म लोन होंगे। तो इन से अपन वित्त की व्यवस्था करते हैं। अब इनमें आदर्श संयोग क्या हो कि अपने को लागत तो न्यूनतम आए और संस्था के लिए कोषों का उपयोग अधिकतम हो ताकि लाभों में वृद्धि हो सके। तो ये एक प्रकार से इसकी वित्त की व्यवस्था के लिए वित्त की व्यवस्था में वित्त की प्राप्त करने से संबंधित भी शर्तें अपन उसमें शामिल कर लेते हैं। किन किन शर्तों पर किन किन शर्तों से तात्पर्य अपने को बैंक डिबेंचर्स पर अपने इंटरेस्ट क्या पेमेंट करेंगे, लाभांश जैसे शेयरों पर लाभांश कितना जारी करेंगे, कौन सी नीति अपनाएंगे। तो ये वित्तीय व्यवस्था और ये वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा जो उन्होंने अनुमान लगाए थे कि अपने को इस प्रकार से ये निर्णय लिया गया है नियोजन संबंधी, विनियोजन इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट में अपने को इस मेथड से एनपीवी मेथड से मान लो इतना अपने इनफ्लो आउटफ्लो में नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने को इतनी मिलनी चाहिए थी और वो मिली कि नहीं मिली। तो बजट और प्रभावों से निर्धारण करते हैं, फिर उनका वास्तविक स्थिति से अंतर निकालते हैं और अंतर वो अगर मान लो अनुरूप आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो सहनीय सीमा में है या नहीं है तो उसको सुधारात्मक कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए। लास्ट में अपन देखेंगे लाभांश संबंधी निर्णय। तो लाभांश संबंधित निर्णय नियोजन अपन इन्वेस्टमेंट का निर्धारण कर लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए कोषों का व्यवस्था कर ली। कोषों की व्यवस्था करने के बाद में जैसे मान लो उन्होंने वित्तीय व्यवस्था की, उन पर अनुमान लगाए कि अपने को कैसा रहा संस्था के लिए वित्तीय पूर्वानुमान, नियंत्रण किया। अब लाभ प्राप्त हुए तो लाभों को प्राप्त सबसे पहले तो अब उन लाभों को अपने संस्था में ही रखना है या फिर अंशधारकों में भी विभाजित बंटवारा उनका करना है। अगर अपन सारे ही लाभ अपने संस्था में ही संचित रख लेंगे तो फिर इन्वेस्टर इससे हतोत्साहित होंगे, फिर वो क्यों पूंजी लगाएंगे, फिर तो वो डिबेंचर ही खरीद लेंगे। तो इसलिए संस्था के जो मालिक है वो भी चाहते हैं कि हमारे को लाभों में से हिस्सा मिले, तो लाभांश नीति का निर्णय लिए जाते हैं। अब लाभांश निर्णय के लिए संस्था में उसको पहले कोषों का निर्धारण करना होता है कि संस्था में वाकई में अपन जो बोनस देंगे या फिर बोनस के रूप में या फिर डिविडेंड दे रहे हैं तो उन डिविडेंड्स को कोष की व्यवस्था है कि नहीं है। या तो पूंजीकरण करके बोनस अंश इश्यू कर देते हैं तो वो भी लाभांश का रूप है, या फिर नगद भुगतान कर सकते हैं, आंशिक रूप से नगद आंशिक रूप से बोनस अंशों का भी विभाजन बंटवारा कर सकते हैं। तो कोषों की व्यवस्था अपन निर्धारण करते हैं। कोषों की प्रभावशाली मान लो अपने पास लाभ अच्छी मात्रा में और नगद या संचय के रूप में अपने पास पड़े हुए हैं तो अपन उसका बंटवारा कर सकते हैं। तो ये तो इसकी एक प्रारंभिक चरण कोष की अपने पास कितने हैं उस कोषों की व्यवस्था को देखते हुए लाभांश नीति निर्धारित की जाती है। अगर लाभ अच्छी चल रहे हैं और एक ही बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं तो संस्था सोचेगी कि हमें हर साल बढ़ती हुई दर से देना है, या स्थिर दर से दिया जा सकता है, घटती हुई दर से दिया जा सकता है, या इस साल पिछले के बराबर दे दिया, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो बीच में अपन इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो ये लाभांश नीति का निर्धारण हो गया। लाभांश घोषणा एवं उसका अनुमोदन करना है। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, वार्षिक सभा होगी, उसमें डिविडेंड डिक्लेरेशन की घोषणा की जाएगी और उसमें संचालक मंडल उस पर अनुमोदन कर देगा कि ये इस वर्ष के लिए इतना अपन लाभांश चाहे 5% हो 10% हो जो भी उनकी रेट होती है वो अनुमोदन उस पर कर देते हैं। लाभांश अनुमोदन के बाद में मान लो उस पर वो फिर उनको लाभांश जारी करते हैं। अब जारी करेंगे तो स्वाभाविक है वो उन पर वारंट जारी करते हैं, डिविडेंड वारंट जारी करते हैं, फिर उनको शेयर होल्डर्स के अकाउंट में भिजवाते हैं। पहले तो ये सारा काम
हस्तलिखित साइनों के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर वगैरह नहीं होते थे, उनके माध्यम से, डाक के माध्यम से भिजवाते थे, फिर वो उनको बनाते थे। आजकल ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के जरिए सारा काम हो जाता है। तो इस प्रकार से लाभांश जारी हो गया। तो ये वित्तीय कार्य में शामिल होते हैं कि विनियोजन निर्णय, वित्तीय निर्णय और लाभांश निर्णय। पहले इन्वेस्टमेंट संबंधित डिसीजन लिया, फिर उसकी फाइनेंसिंग की व्यवस्था किस प्रकार से होगी और फिर लाभों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। तो आज की क्लास में हम सब ने वित्तीय प्रबंध एक परिचय का जो अंतिम टॉपिक था, वित्तीय कार्य संबंधी कौन कौन से कार्य होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। तो वित्तीय प्रबंध एक परिचय जो अपना वित्तीय प्रबंध का पहला टॉपिक है, चैप्टर है, वो चैप्टर अध्याय समाप्त हुआ। अब हम कल से वित्तीय विवरणों के बारे में पढ़ेंगे कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, उनके अर्थ, उद्देश्य और वित्तीय विवरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।